नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि कल हम लोग मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण किए थे, तो इसमें दोस्तों कुछ साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, साउंड नहीं आया था। तो फिर उस वीडियो को मैं अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देखकर समझकर और लिख लें। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इसमें मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करना है जो आपके एग्जाम में जीएस पेपर 1 में 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे जीएस 1 में। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसमें मैं जो भी लाऊंगा दोस्तों फिक्स पार्ट लाऊंगा ताकि आपको अगले एग्जाम में भी काम आ जाए। तो आइए देखते हैं। तो कला दोस्तों, कला किसी काल के सुंदरता की अभिव्यक्ति और समृद्धि की परिचायक होती है। जिस काल की कला जितनी समृद्ध होगी वह काल उतना ही गौरवशाली होगा। इसके लिए कला किसी राष्ट्र और प्रदेश की मापदंड होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जैसे ये भूमिका है तो इसमें कला का डिफिनेशन लिखेंगे कि कला से क्या समझते हैं, कला क्या है। तो वहीं लिखा गया है कि कला किसी काल के सुंदरता की अभिव्यक्ति और समृद्धि का परिचायक होती है। जिस काल की कला जितनी समृद्ध होगी वह काल उतना ही गौरवशाली होगा। इसलिए कला किसी राष्ट्र और प्रदेश की मापदंड होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों दिया गया है मौर्य काल से जोड़कर, यानी जैसे क्वेश्चन था मौर्य काल से रिलेटेड तो उससे जोड़कर दिया गया है। भारतीय इतिहास में मौर्य काल को उत्कृष्ट भारतीय कला के प्रारंभ का समय माना जाता है। यानी भारत के इतिहास में मौर्य कला को उत्कृष्ट भारतीय कला के प्रारंभ का समय माना जाता है। यानी मौर्य काल के समय ही भारतीय कला का प्रारंभ हुआ था, विकास हुआ था। मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का व्यापक उपयोग हुआ, जिसके कारण ये कलाकृतियाँ आज भी दृष्टिगोचर है। तो दोस्तों, अब बहुत सारे लोग को पाषाण का मतलब पता नहीं होगा। तो दोस्तों, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, यानी पत्थर का व्यापक उपयोग हुआ, जिस जैसे गुफाएं उफाएं बनाई गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि सम्राटों की प्रेरणा से राजकीय कला ने अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया, वहीं लोक कला एवं मूर्ति कला के दृष्टिकोण से भी यह काल काफ़ी उन्नत रहा। यानी अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य आदि सम्राटों ने राजकीय कला को संरक्षण दिया। अब राजकीय कला क्या होता है? तो राजकीय कला वैसी कला होती है, राजकीय कला से तात्पर्य है उस कला से तात्पर्य है जो राज्य के संरक्षण में हुआ है, जिसकी देखरेख राजा करता है। तो राजकीय कला का डिफिनेशन आपको ये हो गया। तो जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक आदि सम्राटों की प्रेरणा से राजकीय कला ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया, वहीं लोक कला और मूर्ति कला का भी मूर्ति कला के दृष्टिकोण से भी यह काल उन्नत रहा। यानी मौर्य काल में मूर्ति कला और लोक कला का भी अच्छे से विकास हुआ। अब देखते हैं मौर्य कला। मौर्य कला को दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया है, राजकीय कला या दरबारी कला, और सेकंड में दिया गया है लोक कला और मूर्ति कला। अब देखते हैं राजकीय कला या दरबारी कला को संरक्षण किनका प्राप्त था, कौन कौन उनको संरक्षण दिए थे। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य कालीन, अशोक कालीन, दशरथ कालीन, दशरथ अशोक का पौत्र था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या बनवाया गया था? तो कुम्हार से प्राप्त राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। अशोक के द्वारा स्तूप, स्तंभ और विहार बनवाए गए थे, और दशरथ के द्वारा नागार्जुनी की पहाड़ियों के में गुफाओं का निर्माण किया गया था। और अशोक जो विहार बनवाए थे उसमें क्या था? तो बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाए थे, जो गया जिले में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। लोक कला में होता है हस्तशिल्प, और मूर्ति कला में होता है स्तंभ के ऊपर मूर्ति और स्तूप के रूप में विकसित मूर्तियाँ, यानी स्वतंत्र रूप से विकसित मूर्तियाँ। अब दोस्तों, राजकीय कला का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, फिर लोक कला का डिफिनेशन देखेंगे। तो राजकीय कला, इसका विकास मुख्य रूप से सम्राट की देखरेख में होता है। इसमें मुख्य रूप से राजप्रसाद, विहार, स्तूप आदि का निर्माण किया गया है। तो ये जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि राजकीय कला जो होती है राज्य के संरक्षण में होती है, जिसका देखरेख राजा के द्वारा होता है। सेम चीज़ यहाँ भी मेंशन किया गया है, और इसमें मुख्य रूप से राजप्रसाद, विहार, स्तूप, स्तंभ आदि का निर्माण किया गया है। और लोक कला जो है दोस्तों, यह स्थानीय लोगों द्वारा विकसित किया गया है,
दीदारगंज एवं पेशनगर से यक्षिणी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है लोक कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये आपको मेंशन करना है कि लोक कला स्थानीय लोगों के द्वारा विकसित किया जाता है, यह एक स्वतंत्र कला होती है। दीदारगंज और बेसनगर से यक्षिणी की मूर्ति लोक कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। और इस यक्षिणी की मूर्ति को दोस्तों आप लोग पटना म्यूजियम में देख सकते हैं, वहाँ कभी जाएंगे तो आपको देखने का मौका मिलेगा। अब देखते हैं राजप्रसाद। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो दोस्तों मैंने पीछे भी आपको बता दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह सभा भवन एक विशाल हॉल था जिसको बनाने में 84 पसार स्तंभ का प्रयोग किया गया था, यानी 84 पत्थर के स्तंभों का प्रयोग किया था। सभा भवन की छत व फर्श लकड़ी की बनी हुई है। ये इसकी खासियत है दोस्तों कि सभा भवन की जो छत है और फर्श है लकड़ी की बनी हुई है। सभा भवन 140 फुट लंबा और 120 फीट चौड़ा है। तो ये आप पॉइंट ज़रूर मेंशन करेंगे तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा होगा कि सभा भवन जो है 140 फुट लंबा और 120 फीट चौड़ा है। फहियान ने राजप्रसाद की भव्यता को देखकर इसे मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित बनाया था। तो ये काफ़ी अच्छा आपका पॉइंट हो जाएगा कि फहियान ने राजप्रसाद की भव्यता को देखकर इसे मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित बताया था। और फहियान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्तंभ, सम्राट अशोक द्वारा स्तंभ का निर्माण शुरू किया गया, यानी महान शासक सम्राट अशोक जो थे इनके द्वारा स्तंभ का निर्माण शुरू किया गया। उसने इन स्तंभों का निर्माण मुख्यतः धर्म प्रचार के लिए किया, यानी कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध नीति त्याग देते हैं उसके बाद धर्म नीति को अपनाते हैं और इसी धर्म नीति को प्रचार के लिए अशोक स्तंभों का निर्माण करते हैं और उसके द्वारा अपने मैसेज को जनता के बीच पहुंचाते हैं। इन स्तंभों में सारनाथ का चतुर्सिंह स्तंभ सर्वोत्तम है, यानी इन स्तंभों में सारनाथ का चतुर्सिंह स्तंभ सर्वोत्तम है। यह भगवान बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों जो लोग पीरी का एग्जाम देंगे वो भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक आपका पीरी का क्वेश्चन निकल के है कि भगवान बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया? तो दोस्तों सारनाथ में किया गया। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे और आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं स्तंभों की प्रमुख विशेषताएं। जैसे यहाँ देखिए फिगर बना हुआ है सिंह का, तो यही चीज़ है, ये आपका स्तंभ हो गया, यहाँ चौकी है, ये उल्टा कमल है, तो ये आपके स्तंभ हो गए। तो आपको ये सारे एग्जाम में बनाने होंगे ताकि अच्छे मार्क्स हैं। तो स्तंभों की प्रमुख विशेषताएं, 21 पत्थर से निर्मित, यानी ये जो स्तंभ थे एक ही पत्थर से बनाए जाते थे, एक ही पत्थर को उसको काट कर शानदार पॉलिश किया जाता था और बनाया जाता था। इसके निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, चमकदार पॉलिश किया जाता था। स्तंभों की ऊंचाई जो होती थी लगभग 35 से 50 फीट होती थी और वजन कितना था? तो वजन 50 टन होता था। स्तंभों के मुख्य भाग में यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल की आकृति होती थी, जो यहाँ दोस्तों दिखाया गया है, और उसके ऊपर पशु की आकृति होती थी जो यहाँ है। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्तूप देखते हैं। मौर्य काल में बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण हुआ, यानी मौर्य काल में बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया गया जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य का रूप है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो ये काफ़ी अधिक संख्या हो गई कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिनमें प्रमुख क्या था? तो सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप और केसरिया स्तूप। तो आपको ध्यान में रखना है, ये स्तूप प्रायः ईंट अथवा पत्थर के बने ठोस गुंबद होते थे। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ आपको एक स्तूप दिखाया गया है, ये आपका सबसे निचला भाग तोड़न है, फिर वेदिका है, पर दक्षिणा भाग है और ये मेदी चबूतरा बनाया गया है। उसके बाद ये अंड है, ये बड़ा वाला, फिर इसके बाद हर्मिका है, उसके ऊपर यष्टि है, फिर छत्र है। तो ये आपका स्तूप हो गया।
तो आपको भी ऐसे ही एक स्तूप वहाँ एग्जाम में बनाने होंगे। स्तूप पर जातक कथाओं का भी अंकन होता है, जैसे बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति, उपदेश देने, गिरि त्याग करने आदि का अंकन किया जाता है, जो बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में सहायक सिद्ध हुआ। यानी जो स्तूप था इस पे जातक कथाओं का भी अंकन किया जाता है, जैसे बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कैसे हुआ, वो घर कैसे छोड़े, गिरि त्याग, बुद्ध से रिलेटेड सभी चीज़ों का अंकन किया गया है लगभग लगभग, जो बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रचार प्रसार में भी सहायक सिद्ध हुआ। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं बिहार। बिहार मुख्यतः भिक्षुओं का निवास स्थान था। यानी बिहार जो है दोस्तों भिक्षुओं का निवास स्थान था। मौर्य काल में पत्थरों को काटकर बिहार बनाए जाते थे, यानी गुफा बनाए जाते थे। गया के बराबर पहाड़ी और नागार्जुन पहाड़ियों में मौर्यकालीन गुफा के प्रमाण मिले हैं, जैसे सुदामा गुफा, कौन चौपर गुफा, गोपी गुफा आदि इनके प्रमुख उदाहरण हैं। तो आप कभी गया जाएंगे घूमने तो वहाँ आप देख सकते हैं। फिर हम लोग मूर्ति कला देखते हैं। तो दोस्तों मौर्य काल के दौरान मूर्ति कला के रूप में भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। यानी मौर्य काल के दौरान मूर्ति कला का भी अभूतपूर्व विकास हुआ, काफ़ी अच्छे से विकास हुआ। तो यहाँ हम लोग देखते हैं मौर्यकालीन मूर्तियाँ। तो मौर्यकालीन मूर्तियाँ मुख्यतः 3 रूप में मिलती है। चट्टान को काटकर बनाया गया स्तंभ के ऊपर और स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियाँ। यानी मौर्यकालीन मूर्तियाँ जो है 3 रूप में मिलती है। चट्टान को काटकर बनाया गया स्तंभ के ऊपर और स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है उड़ीसा के धौली चट्टान को काटकर बनाया गया है। नेक्स्ट, स्तंभ के ऊपर मूर्ति कला का विकास राजकीय संरक्षण में हुआ। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि स्तंभ के ऊपर मूर्ति कला का विकास राजकीय संरक्षण में हुआ। जैसे कि मैंने आपको स्तंभ पे दिखाया कि सबसे ऊपर सिंह की जो मूर्ति उकेरी गई थी, तो स्तंभ के ऊपर जो मूर्ति का निर्माण हुआ राजकीय संरक्षण में हुआ, यानी राजा की देखरेख में हुआ। इनमें मुख्यतः पशुओं की आकृति को प्रधानता दी जा सकती थी, जैसे सिंह, हाथी, बैल आदि ये प्रमुख जानवर थे। स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों में पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति और पटना के लोहानीपुर से प्राप्त जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है प्रमुख है। यानी स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों में 2 आपको हो जाएंगे, दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति और लोहानीपुर से तीर्थंकरों की मूर्ति। नेक्स्ट अब दोस्तों हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं और यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मौर्यकालीन कला विविध आयामों से परिपूर्ण थी। यानी मौर्य काल की जो कला थी काफ़ी विकसित थी और इसमें विभिन्न आयामों को समाहित किया गया था। इस काल के दौरान विकसित कला एवं परंपरा आज भी कला प्रेमियों के मत प्रेरणा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों ये मौर्य काल का आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।